अगर हमें इस दोस्ती की कीमत समझ में आ रही थी, 23 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों नहीं जाता है? अब सवाल है कि तुर्की पाकिस्तान के संबंधों की अगर आप देखें पूरी जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि साइप्रस भूमध्य सागर और यूरोप तक पहुंचने के लिए अहम है। भारत के नजरिए से आप देखिए, ईयू का मेंबर है, अगली बार अध्यक्ष बन सकता है। साइप्रस तुर्की पाक संबंध की काट सबसे बड़ा इंडिया के लिए बन सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इससे मजबूत होगा। इसी के साथ साथ अगर वो ईयू का अगले साल अध्यक्ष बनने वाला है तो कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं G7 में भी हम जा रहे हैं, सभी ताकतवर देश वहां पर रहेंगे, तो जाहिर तौर पर पावर पंच है या नहीं है ये आपकी नजर में? अंजना जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग योर होम सेफ्टी। घर में क्या हाल किया आपने प्रधानमंत्री जी? सार्क देशों की क्या स्थिति है? 2016 के बाहर, लगभग सार्क से बाहर हैं आप। अभी 6 और 7 जुलाई को जो ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है, आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि वहां रशिया और चाइना पाकिस्तान के स्थायी सदस्यता की मांग करने वाला है। किस दुनिया में खोए हुए हैं आप? देखिए, इस जो एशिया पैसिफिक पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है वो सिमट कर यहां क्यों आ गई? क्योंकि चीन के बढ़ते रवैये को देखते हुए अमेरिका उसको रोकना चाहता था। हां, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इस कारण यहां पर, जैसे क्वाड की अभी बात कर रहे थे, क्वाड में हमको क्यों शामिल किया? क्योंकि इंडियन ओशन से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस ट्रेड चाइना का होता है। वहां पर उसके खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 जनवरी 2025 के बाद हमको नकार दिया। अब पाकिस्तान, जो 3 बड़े विश्व के देश हैं, चाइना का, रशिया का और अमेरिका का, तीनों का खास बना हुआ है। हमारी परिस्थितियां क्या हो गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर में आपको समझ आना चाहिए। अभी भी आप साइप्रस की बात कर रही हैं और टर्की की बात कर रही हैं। साइप्रस 9000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और वो 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टर्की है। उसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ है, इसकी 12 लाख है। ये कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन ये कीजिए कि आज हमारी स्थितियां क्या है। आज हमको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पैरों के तले जमीन क्यों खसक गई? इसलिए खसक गई कि हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इसलिए खसक गई कि जो चीन ने पाकिस्तान के साथ किया है। आप ये देखिए, 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ वो काराकोरम में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा था। उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड ने चीन के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश की तरफ डिप्लॉय किया उसने, ताकि वो चाहता है कि वो चीन खुद युद्ध न लड़े और पाकिस्तान को अधिकार संपन्न करता रहे। ठीक है। J-10C और PL-15 क्या हुआ है पता है? हमारी जो, सुनिए ना, एक आखिरी बात कहनी थी। आइसा रडार है जो राफेल में नहीं लग सकती, उस आइसा रडार ने हमारे राफेल को ब्लॉक किया, उनकी मिसाइल्स ने, और हमारे साथ वो हादसे हुए। हम कब सीखेंगे? हम कब सीखेंगे ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने तैयारी नहीं की? 2019 के बाद चीन ने पाकिस्तान की तैयारी कराई, आप आंख बंद करके बैठे रहे। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की। हम बहुत पिछड़ गए इस दृष्टिकोण से। हमको इक्विप्ड होना चाहिए। इसका जवाब सुधांशु जी आप दीजिएगा। उनकी तीन बड़े आरोप है। वो कह रहे हैं, एक तो हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हमने अपने आप को एडवांस जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो आजकल युद्ध लड़ा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए लड़ा जा रहा है, उसमें आपकी तैयारी जीरो थी। और फिर तीसरी हस्तक्षेप की। लेकिन साइप्रस को जब आप इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट कंट्री बता रहे हैं, तो ऐसे में आपका पोस्ट भी उस पर आता है, आप अडानी को भी ले आते हैं, नेहरू युग में भी जाते हैं, तो इसकी क्या वजह थी अभय जी? अंजना जी देखिए, ये बताने की जब कोशिश की जा रही ना कि प्रधानमंत्री की बड़ी सफलता, तो प्रधानमंत्री जी की 11 साल में जो असफलता है ना, प्रतिशोध की राजनीति की, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को विश्व भर में एड्रेस करके कांग्रेस को बदनाम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, विश्व का एक देश तो बता दीजिए आप। आसियान, एक सेकंड, आसियान अमेरिका ने बनाया, क्या स्थिति है आसियान की? FTA 2001 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना कर रहा है। ये जो जापान और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, वो तब इकोनॉमिकली इंक्लाइंड है। अब ये कह रहे थे ना कि सारे, एक सेकंड, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज हैं शामिल, 151 के साथ रोड बेल्ट इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, इकोनॉमिकली इंगेज किया जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को। ये क्या बात कर रहे हैं? क्वाड में हमारी स्थिति क्या है? आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आपको जवाब दीजिए। उनके 3-4 बड़े आरोप, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वहां से शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल, बड़ी मजेदार बात ये लोग करते हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमारी सरकार आने से पहले जितना डिफेंस का प्रोडक्शन होता था, आज 1,23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स में, साइंटिस्टों में क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के रिजीम में भी हम सैटेलाइट बनाते थे, तो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बनाते थे भाई? कांग्रेस के रिजीम में हम मिसाइल बनाते थे, तो एसॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनाते थे?
मैं चुनौती से पूछता हूं, बताएं असॉल्ट राइफल कहां बनती थी भारत में? बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब, ताकि बाहर से खरीद फरोख्त होती रहे हथियारों की और उसमें जो कुछ चलता है वो चलता रहे। इसीलिए आज की डेट में भारत के अंदर जो आत्मनिर्भरता आई है, वो सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन यदि किसी क्षेत्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 10 सालों में, तो वो डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हुआ है। और मैं विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ चुनौती देकर पूछता हूं, बताइए 2004 से 14 के बीच में कोई डिफेंस डील हुई हो? नेम ए सिंगल डिफेंस डील। नो, सिर्फ वीवीआईपी चॉपर डील और टाटा ट्रक डील, बस, और कुछ नहीं। 9 से 14 के बीच में एक लाइन का खरीद तक नहीं की गई किसी भी डिफेंस के मामले के ऊपर। और इस वजह से स्थिति इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी अंजना जी, रफाल ना खरीदा जा सके उसके लिए जमीन आसमान के कुलाबे एक किए थे, कोर्ट तक गए थे। S-400 की खरीद के ऊपर जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना, उसके ऊपर क्या क्या सवाल नहीं उठाए थे जाकर। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को रोकने के लिए जिस प्रकार की आंतरिक राजनीति भारत में हुई, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हां, जहां तक विदेश की आप बात करने का प्रयास करते हैं महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी देश की हैसियत उसकी संख्या से नहीं नापी जाती। आपको पता है 6 डेज वॉर में 1967 में 5 से 11 जून 1967 तक इजराइल ने कितना कब्जा किया था? अकेला इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कब्जा किया था, जो अकेला इजराइल के कुल एरिया का 4 गुना था। वेस्ट बैंक उस जमाने में कब्जा किया, उसके बाद सीरिया का गोलान हाइट कब्जा किया, उसके बाद जो जिसको आप गाजा स्ट्रिप कहते हैं तब कब्जा किया, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक कब्जा किया। यही समस्या है, ये किसी भी को कोई चीज को एसेसी नहीं कर पाते हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये लोग आरोप लगा रहे थे ना कि हम खुल के यूक्रेन के साथ नहीं खड़े। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर रशिया से, इनके जमाने की लीगेसी है कि 2/3 हमारा जो डिफेंस का इनपुट है वो रशियन हथियारों का है, अगर वो सप्लाई लाइन रुकती तो क्या होता? मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों से, ये कहना चाहते थे ना इजराइल और हमास के मामले में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाओ, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके आई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज इस वॉर के समय में इजराइल की हमें जरूरत है या फिलिस्तीन हमारे लिए कुछ कर सकता है? जवाब देके जाएं भाई जी, उसके बगैर न जाएं। और मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट है, सॉरी जो हाइफा पोर्ट वो सेंटर पॉइंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। आप पूछिए हमास हमारे लिए उपयोगी है या इजराइल उपयोगी है आज की डेट में? यही इनके साथ समस्या। और जहां तक चीन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, वैसे शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं इसी 25, 26, 27 तारीख को, मगर बहुत से दर्शकों को याद ना हो तो अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये चाइना लोगों को लगता है ना परमानेंट सीट। अरे चाइना को 1974 तक यूएन में मान्यता नहीं प्राप्त थी, 1974 में चाइना को मान्यता प्राप्त हुई है। और तब इनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में इंडोनेशिया में वीटो किए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। जब चाइना के जी 74 में, हेलो, नहीं 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया की, जिसमें चीन को बुलाया नहीं गया क्योंकि उसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उस समय चीन में रिवोल्ट हुआ था और आज की जो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं थी, ताइवान को थी। तो नेहरू जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बुलाओ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। और 74 में जाके चीन को मान्यता मिली है। क्या आप गजब की बात करते हैं। और ये भी बताना चाहता हूं, 1986-87 तक हम और चीन बराबर थे लगभग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। तो बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, जो ट्रंप के बयान पे ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे सर, इस पे भी बताइए ना सर। एक सेकंड सुधांशु जी, हम ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे? अनुराग जी इसके बाद आगे ट्रंप को कैसे टैकल? हाँ अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों के संज्ञान के लिए पूछना चाहता हूं, अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा करो तो ट्रंप ने तो कहा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और हमने तो न्यूक्लियर क्राइसिस को अवॉइड किया है। तो कहते हैं नहीं, ट्रंप के बयान के इस वाले हिस्से पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर भारत सरकार के बयान पे भरोसा कर लो, क्योंकि भारत सरकार ये भी कर रही है मध्यस्थता नहीं था। नहीं, भारत सरकार के मध्यस्थता वाले पोर्शन पे हमें भरोसा नहीं करना है, हमें भारत सरकार के दूसरे वाले पोर्शन पे भरोसा करना है, और ट्रंप के दूसरे वाले पे नहीं करना, पहले वाले पे करना है। ये जो देखने का नजरिया है, ये दर्शाता है कि भारत की अप्रतिम विजय और शौर्य में भी किस प्रकार से कोई, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, काला टीका लगाया जाए ताकि उसमें लग सके कि कोई कमी दिख सके। ये उस दूषित दृष्टि से पाकिस्तान ने और हमारे हिंदुस्तान का जिस तरह से वार हुआ, तो क्या विपक्ष नहीं खड़ा था साथ में? क्या विपक्ष साथ नहीं था? विपक्ष तो पूरी तरह से साथ था और सरकार से कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब आप समीक्षा करेंगे तो आप पूछेंगे ना कि बुरे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं ना। फिर दोस्त कहां थे जिनको दोस्त बताती थी भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति? काम आनी चाहिए थी ना उस समय। तो ट्रंप साहब का तो अभी आपने 2 बार पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो ट्रंप ही नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। अरे ट्रंप साहब का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने वार रुकवाया है ट्रेड की धमकी देके। एक बार नहीं 11-12 बार बोल चुके हैं। तो आप बोलिए ना ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दीजिए कि ट्रंप झूठ बोलते हैं। दुनिया की बातें आपने बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कनाडा
कब हमारे रिश्ते खराब अच्छे थे, आज तो रिश्ते कितने खराब है सोचिए आप। वो तो कभी कभी खालिस्तानी को भी सपोर्ट करने लगे। और अगर देशों की तो बात ही मत कीजिए, हमारे साथ ना श्रीलंका खड़ा है ना हमारे साथ, जो नेपाल मेरा साथ खड़ा होने वाला देश वो आज हमारे साथ आंखें दिखाता है। सोचिए आप, चाइना तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है ही, उसके अगल बगल देश देख लो हमारे साथ कौन खड़ा है, बांग्लादेश, वो भी हम पे कभी बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए फिर आंखें टेढ़ने लगा। आप बताइए कौन ऐसी कंट्री थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, कौन देश खुल के साथ आया, बस इतना बता दीजिए आप, जिसने खुल के समर्थन किया और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान आतंक